हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1, 2, 3, 4 व 5 में से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और उसमें इन अध्यायों में से आने वाले बहुविकल्पिक प्रश्न, अवैधता वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और एक एक अंक वाले अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था। वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे। अब हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो के अगले जो टाइप के प्रश्न हैं इन प्रश्नावलियों में से आने वाले उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इसके पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को आप विजिट करना चाहते हैं अच्छे ढंग से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं से संबंधित। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्नों को। लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न इन पांचों अध्यायों में से 3 अध्याय हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों अध्यायों में से बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक, एक एक प्रश्न इन तीनों अध्यायों में से आना है, यानी कुल 3 प्रश्न लघुत्रात्मक टाइप के आएंगे। टोटल मिलाकर 6 अंकों के ये प्रश्न होंगे। तो हम इन्हीं तीनों अध्यायों में से अभ्यास कर लेते हैं इन प्रश्नों का। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है। एलसीएम निकालना है दोनों का। दो संख्याओं का HCF यानी मैस है हमें दिया हुआ है, लेस है अर्थात एलसीएम हमने ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि HCF और एलसीएम दोनों का गुणा बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो HCF की जगह 9 लिख देंगे और LCM की जगह पर LCM लिखा रहेगा और बराबर में इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, 306 गुणा 657। तो LCM कितना आ जाएगा, 306 गुणा 657 और बटा में ये वाला 9 आ जाएगा। 9 से 657 को काट दीजिए, चाहे आप 306 को काट दीजिए, किसी एक संख्या से डिवाइड कर दीजिए। 9 एकम 9, 9 साते 63, 2 बच के 2 और 7 27, 9 तिये 27, 73 आ गया। यानी एलसीएम कितना आएगा, 306 गुणा 73 और 306 का जब 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न खंड ब का 5वां प्रश्न हो जाएगा पेपर का। सिद्ध कीजिए कि √3 - 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। 2 अंक का ये प्रश्न होता है, अध्याय 1 में से आया है। इसको कैसे करना होता है, जिस भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है उसे हम विरोधाभास के रूप में पहले परिमेय मान लेते होते हैं, फिर हमारे द्वारा जो माना गया कथन है उसे गलत साबित करना होता है। ये इसके आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि √3 - 2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर कोई परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इस संख्या को मान लेंगे कि √3 - 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसे A/B के रूप में लिख देते हैं, जहाँ पर B कभी भी 0 नहीं हो सकता और इसके अलावा A व B सह अभाज्य पूर्णांक है। ये कथन आपको लिखना है और ये लाइन भी जरूर लिखनी है, इसके बिना ये मानना हमारा अधूरा है। अब √3 के साथ में जो -2 लगा हुआ है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो A + B और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया और प्लस के 2 के बटा में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो बटा में B आएगा, A और प्लस में आ जाएगा 2B, A + 2B बटा में B। √3 का ये मान आ गया। √3 का मान अगर देखें तो A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या प्लस अगर B पूर्णांक है तो B का दुगुना करेंगे तो वो भी तो पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक प्लस पूर्णांक और बटा में भी पूर्णांक। पूर्णांक और पूर्णांक का योग सदैव पूर्णांक होता है और तो बटा में इसके आ जाएगा पूर्णांक बटा पूर्णांक। √3 का मान आ गया पूर्णांक बटा पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, यानी √3 एक परिमेय संख्या आ गई है।
जो कि असत्य है, क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारे द्वारा यह कथन असत्य सिद्ध हो गया। अर्थात हमने शुरू में अंडर रूट 3 माइनस 2 को परिमेय माना था, वह गलत हो गया। जब यह परिमेय मानना गलत है तो यह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इति सिद्धम लास्ट में जरूर लिखना है। तो इस तरह से यह सवाल करना था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ये भी 2 अंकों का एक सवाल है, अध्याय 1 में से है ये सवाल भी। क्या दिया हुआ है हमें? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसमें भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही परिमेय मानना है पहले, अतः इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसको मान लेना है कि अंडर रूट 2 बराबर a बटा b है, जहां b नॉट इक्वल टू 0 और a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। अब आप इस संख्या में ये देखो, अंडर रूट 2 अकेला है। इससे पिछले वाले सवाल में 2 संख्याएं थी, इसलिए अंडर रूट उसका हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट जो 2 है, अगर हम इसे देखें तो अंडर रूट 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 बन जाएगा। तो दूसरी तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा, तो हमने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर a बटा b का भी पूरे का वर्ग हो गया। अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, और बराबर में a और b दोनों का वर्ग करेंगे a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। b स्क्वायर का गुणा 2 से करेंगे तो 2b स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा a स्क्वायर। यहाँ से इस 2 को ले जाएंगे बटा में, तो b स्क्वायर का मान आ जाएगा a स्क्वायर बटा 2। अब क्योंकि a एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। b भी पूर्णांक है, इसलिए तो b स्क्वायर बराबर आया है a स्क्वायर बटा 2। अब a स्क्वायर के बटा में 2 है, तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, या हम यूं लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि a स्क्वायर में 2 का भाग दिया जा सकता है। फिर इसके बाद अगला, अगर a स्क्वायर में 2 का भाग दिया जा सकता है या a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो a भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम a को मान लेंगे, क्योंकि a 2 से विभाज्य है, तो यह क्या होगा? 2 का एक गुणज होगा। कोई भी संख्या अगर किसी अन्य संख्या से डिवाइड होती है तो वह उस संख्या का गुणज होती है। तो लिखेंगे माना a बराबर 2c। a का मान हमने 2c मान लिया। अब हमारे पास समीकरण 1 ये जो है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, इसमें हम a का मान आगे रखेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर बराबर में आएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2c। तो क्योंकि स्क्वायर लगी हुई है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, 2c गुणा 2c और बटा में 2। 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 2c स्क्वायर, नीचे वाला 2 तो कट ही गया, तो b स्क्वायर का मान आ गया 2c स्क्वायर। अब 2 को ले जाएंगे बटा में, किसके बटा में जाएगा? ये b स्क्वायर के बटा में, तो c स्क्वायर का मान आ जाएगा b स्क्वायर बटा 2। इस बार b स्क्वायर के बटा में 2 है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस प्रश्न को। लिखेंगे कि b स्क्वायर के बटा में 2 है, अतः लिखा जा सकता है कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। अतः मान लेने हैं हमने इसमें कि b बराबर 2d, क्योंकि 2 से विभाज्य है इसलिए यह 2 का कोई गुणज होगा, तो 2 इंटू कोई भी एक नंबर हम लिख सकते हैं। तो हम कंटिन्यूटी के अंदर पहले हम a और b माना था, फिर हमने c मान लिया, अब हम चौथा d मान लेंगे। तो b बराबर 2d। a का मान 2c है, b का मान 2d है, तो हमने शुरू में अंडर रूट 2 को a बटा b मान लिया था ना, और ये भी लिखा था कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। लेकिन आप देखिए a का मान तो आया था 2c और b का मान आया था 2, यहाँ d लिखना था 2d, यहाँ लिख देते हैं d, 2c बटा 2d। अर्थात a व b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 2। a व b में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर उभयनिष्ठ आ गया, कॉमन आ गया, इसका मतलब जो सहअभाज्य वाली बात हमने लिखी थी वो गलत हो गई, तो हम लिख देंगे अर्थात a व b सहअभाज्य नहीं है। अगर सहअभाज्य नहीं है तो हमने शुरू में अंडर रूट 2 को परिमेय मानना था, वो भी गलत सिद्ध हो गया, परिमेय मानना गलत हो गया, इसलिए यह संख्या परिमेय नहीं है। और कोई संख्या अगर परिमेय नहीं होती तो वह अपरिमेय होती है, तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल करेंगे 7वां और इस वीडियो का चौथा सवाल।
6,72,120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लैस है और मैस है ज्ञात कीजिए। 2 अंक का ये प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। 6 के 72 के और 120 के पहले हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 6 के गुणनखंड हुए, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। 72 के गुणनखंड करेंगे, 72 में 2 का भाग दिया 36, 36 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग जाएगा 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। ऐसे ही 120 के गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे 120 में तो 60 आएगा, 60 में भी 2 का डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 30 में भी 2 का डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा, तो 15 में 3 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग दिया 1। तो इस तरह से 6 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3, 72 के गुणनखंड ये वाले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 बार 3 है, 3 बार 2 है। 120 के गुणनखंड में 3 बार तो 2 लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 बार 3 और 1 बार 5, 3 गुणा 5। अब हमें मैस है और लैस है दोनों ज्ञात करने हैं। तो 6, 72 और 120 का मैस है। मैस है में आपको पता होगा, मैस है होता है कॉमन आने वाला गुणनखंड, कॉमन हो इसमें गुणनखंड, जैसे 2 सब में एक एक बार तो कॉमन है और 3 भी सब में एक एक बार तो आया हुआ है, कॉमन इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो 2 गुणा 3 बराबर 6 इसका मैस है आ गया, HCF आ गया। और लैस है यानी एलसीएम निकालना है, तो उसमें हमें सबसे छोटा गुणनखंड देखना होता है। सबसे छोटा गुणनखंड किसके हैं? 2 के हैं। तो 2 की अधिकतम घात देखो, इसमें 2 एक बार है, इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है। तो 2 की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी घात 3 बार है, तो 2 को 3 बार लिखना है। फिर 3 की घात देखते हैं, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। तो 3 ज़्यादा बार किस में है? इस वाले में, 72 वाले में। तो 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। और लास्ट 5, 5 इसमें एक बार है, बाकियों में तो कहीं है ही नहीं, तो 5 को भी लिखना पड़ेगा एक बार, मैक्सिमम इसी में ही है। तो इनका गुणा करेंगे तो 360 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल नंबर 8वां, लघुत्रात्मक टाइप का ये प्रश्न है। सवाल नंबर 8वां, चैप्टर नंबर 2, ये बहुपद पर आधारित एक प्रश्न है। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं? गुणनखंडन विधि अपनाते हैं। और गुणनखंडन विधि में आप देखो, हमें जो बहुपद दिया हुआ है पहले वो नोट करेंगे, फिर आप इसमें देखो कितने पद हैं, 1 2 3, 3 ही पद हैं। और गुणनखंड करने के लिए 4 पद चाहिए हमें। तो बीच वाला जो x वाला पद है ना, इसे हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। इसको इस तरह से विभाजित करेंगे कि हमें 4 पदों में से कुछ ना कुछ कॉमन करके आगे हमारा सवाल सोल्व हो जाए। तो इसलिए इसका एक रूल होता है, आप क्या करोगे, जो भी बहुपद आपको दिया हुआ है उसके लिए आप a का, b का और c का मान निकालोगे। a का मान 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, x का गुणांक b होता है, तो x का गुणांक कितना है? -2, और अचर पद होता है c का मान -8 आ गया। ये ए बी सी के मान के अंदर से हमने a और c दोनों का गुणा करना है। a का गुणा c के साथ, a और c का गुणा करेंगे तो एक a का मान है और c का मान -8 है, तो 1 का गुणा -8 से करेंगे तो बराबर में आएगा -8। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब इस 8 के गुणनखंड करने हैं। 8 कौन कौन से पहाड़ों में आता है? तो 8 के पहाड़े में आता है 8 एकम 8, फिर 8 आता है 4 के पहाड़े में, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। इसके बाद आगे 2 के पहाड़े में 2 चौके 8 और 1 के पहाड़े में 1 8 8, यानी कि हमारे 2 ही गुणनखंड होंगे इसके, 8 गुणा 1 और 4 गुणा 2। गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख लो, चाहे 2 गुणा 4 लिख दो, 8 गुणा 1 लिख दो या 1 गुणा 8 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में लिखनी है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। अब आप देखो, हमने जब a और c का गुणा किया था तो हमारा आंसर किस में आया है? माइनस में आया है। तो हमें इनका माइनस करना है और उत्तर लेके आना है 2। b का जो मान है ना वो लेके आना है। 2 कब आएगा? इसमें तो आएगा नहीं, 4 और 2 का माइनस करेंगे तब 2 आएगा। 4 - 2 2 होता है। यानी इस सवाल के अंदर यहाँ जो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 की वैल्यू हमें पता चल गई। 2 को लिखेंगे हम 4 - 2, तो पूरा सवाल इस 2 के 2 टुकड़े करने पर ही हमारा था, हमारा पूरा ध्यान। तो हमने इस तरह से करने हैं। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2 की जगह लिख देंगे 4 - 2 ब्रैकेट में, गुणा में ये x और फिर आगे -8, ये आएगा एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है। माइनस कैसे खोला जाता है? अंदर वाले निशान बदल जाते हैं। 4 प्लस का था, माइनस का हो गया, और उसके साथ ये x लग जाएगा, -4x।
ये माइनस का 2 है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे और प्लस के 2 के साथ x लगेगा प्लस के 2x और लास्ट में माइनस का 8। अब हमारे पास 4 संख्याएं हमें मिल गई। इन चारों संख्याओं में से आपको पहली 2 संख्याओं में से कॉमन लेना है और बाद वाली दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है। पहली 2 संख्याओं में देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x में से एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बच गया x माइनस 4x में से x कॉमन है, बाहर ले लिया हमने, तो इसका मतलब यहाँ 4 बच गया। इन दोनों संख्याओं में से पहले आप ये यहाँ अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाओगे, उसके बाद कॉमन लोगे। ये वाला सिंबल यहाँ लगाना है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। यहाँ वाला सिंबल यहाँ लगेगा, प्लस माइनस का जो भी निशान होगा वो यहाँ लगेगा। बाद में इन दोनों में से कॉमन लेना है। 2 और 8 में से 2 का पहाड़ा कॉमन आता है, ठीक है। अब जब अगर यहाँ प्लस है तो अंदर वाला निशान नहीं बदलेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर वाला निशान बदल जाता। अब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो x बच गया, और 8 में से भी 2 कॉमन है तो 8 का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 2 होता है। 4 गुणा 2 8 होता है। गुणा में देखना है, ऐसे नहीं करना कि 8 में से 2 कॉमन ले लिए तो लो जी 6 बच गए। 6 नहीं बचाने, 8 और 2 के अंदर क्या रिलेशन होता है, 2 चौके 8 होता है। तो 2 चौके 8, तो 2 तो कॉमन आ गया, 4 बच गया, तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप इस कॉमन लिए हुए पार्ट में देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या एक जैसी है और ये हमेशा 100% आपको एक जैसी ही मिलेगी। अगर आप कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं, आप अगर यहाँ प्लस आ रहा है या यहाँ माइनस आ रहा है या कहीं पर 2 आ रहा है या एक जैसे नहीं आ रहे मान, कहने का मतलब, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। एक जैसे नहीं आएंगे तो गलती है आपकी, उस गलती को ऊपर जाके वापस से सुधार के वापस से सही करो, ठीक है। फिर अब ये जब एक जैसे आ गए तो अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, जो एक जैसा पद है ब्रैकेट वाला, इसको कॉमन ले लिया और अगला एक और ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें जो बच गई वैल्यू वो लिखेंगे। ये पद कॉमन है तो यहाँ से x बच गया, और इसमें से कॉमन ये वाला पार्ट है तो ये प्लस का 2 बच गया, तो ये बन गया x माइनस 4 और गुणा में x प्लस 2। गुणनखंड रूप हमने प्राप्त कर लिया। तो शून्यकों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना है। तो पहले तो लिख देंगे, या तो ये x माइनस 4 है तो x माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा x प्लस 2, इसे भी 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 4, दूसरी तरफ आएगा 0 प्लस 4, यानी x का मान आ गया 4, और इधर x का मान 0, ये प्लस का 2 था, इधर आके माइनस का 2 हो गया, तो x का मान आ जाएगा 0 माइनस 2 यानी माइनस के 2। अतः दिए गए बहुपद के शून्य हो जाएंगे x बराबर 4 कोमा माइनस 2। ये 2 आंसर हमारे इस क्वेश्चन के हमने प्राप्त कर लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन भी, हमें बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इस बहुपद के 3 ही पद हैं यहाँ पर। तो बीच वाले पद ये 7x का 7 है, इसके 2 हिस्से करने हमने, और हिस्से किस तरह से करने हैं, 2 पार्ट, इसको कैसे करना है, उसके लिए आपको इस बहुपद के अंदर से a, b और c के मान लिखने हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, 1 आ गया, x का गुणांक b होता है, b का मान 7 आ गया, और अचर पद c होता है 10 आ गया। अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, a का गुणा c के साथ, a और c का गुणा, 1 और 10 का गुणा 10। 10 के गुणनखंड होते हैं, सबसे बड़ा गुणनखंड 10 गुणा 1, फिर उसके बाद 5 गुणा 2, 5 के पहाड़े में 2 नंबर पे, 10 के पहाड़े में 1 नंबर पे। इसके बाद कोई और किसी पहाड़े में नहीं आएगा, अगर आएगा तो इन्हीं का उल्टा हो जाएगा। 2 इंटू 5 हो सकता है 2 के पहाड़े में 5वें नंबर पे, 1 इंटू 10 हो सकता है 1 के पहाड़े में 10 नंबर पे। तो हमने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमने ये देखना है कि 2 एक सेम आ गए हमारे पास, इसके बाद 5 के नीचे 2 गुणनखंड आ रहा है, तो इसका मतलब आगे नहीं बढ़ना हमने, ठीक है, यही अंक रिपीट होएंगे। अब हमें देखो, इनका जब गुणा किया था तो प्लस का आंसर आया था, ये वाला आंसर किसका था, प्लस का था आंसर, ये प्लस की वैल्यू है, तो हमें इनका प्लस करना है और लेकर क्या आना है, b के बराबर मान लेके आना है। तो 10 और 1 का जोड़ करेंगे 11, 7 नहीं आया, 5 और 2 का जोड़ करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यानी ये वाला हमारा गुणनखंड सही है। इसको मैंने बॉक्स में भी टिक कर रखा है। अब इस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 जोड़ करके हमने क्या बना लिया, 7 बना लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 और ब्रैकेट में अंदर x प्लस 10, ब्रैकेट खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो यहाँ से x बच जाएगा, और यहाँ 5x में से एक 5 बच जाएगा, और प्लस में 2x प्लस 10 में से 2 कॉमन आएगा, x बच गया, और प्लस में
यहाँ गलती से 10 लिखा गया, यहाँ 5 लिखना है। रफ कर देता हूँ इसे। यहाँ जब हमने 2x प्लस 10 में से देखो 2 कॉमन लिया है तो x बच गया और इधर से 5 बचेगा, तो फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, x प्लस 5 और इधर आएगा इस ब्रैकेट में से क्या बचा x और इधर वाले से प्लस का 2 तो x प्लस 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 शून्यकों के लिए, तो यहाँ से x का मान माइनस का 5 आएगा। दूसरी तरफ ये वाला गुणनखंड इसे 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 का मान 0 के बराबर, तो x बराबर 0 माइनस 2 यानी x बराबर आ गया माइनस का 2। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, ये लाइन लास्ट में जरूर लिखा करो, द्विघात बहुपद के शून्यक x बराबर -5 -2 आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है बहुत अच्छे ढंग से। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों। और आगे प्रश्न नंबर 10वां करते हैं। द्विघात बहुपद x² - 3x + k का एक शून्यक 2 है, k 2 है तो k का मान बताना है। k का मान क्या होगा? इसका एक शून्यक हमें 2 दे दिया। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले ये बहुपद आपको दिया हुआ है x² - 3x + k। इस बहुपद से आप क्या कर सकते हो, a b और c गुणांकों के मान लिख सकते हो। x² का गुणांक यहाँ 1 है तो a का मान 1, x का गुणांक -3 है तो b का मान -3 और अचर पद यहाँ k है। अब आप ये देखो, एक शून्यक जब दे दिया जाता है, कोई एक शून्यक दे दिया, 2 शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, उसमें से एक शून्यक हमें अल्फा का मान 2 दे दिया, दूसरा शून्यक बीटा अभी हमें ज्ञात नहीं है। हम क्या करेंगे, एक शून्यक अगर दिया हुआ है तो उस शून्यक की हेल्प से शून्यकों का योग निकालेंगे और वहां से शून्यकों का योग कुछ ना कुछ आएगा, उसके हिसाब से हम दूसरा शून्य ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका उपयोग आगे करेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की जगह 2 लिख दिया और प्लस में बीटा की जगह बीटा, बराबर में माइनस b का मान खुद माइनस में है -3 और बटा में a का मान 1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 यानी 3 हो गया। तो 2 + बीटा का मान 3 आया, तो बीटा का मान 3 - 2 यानी बीटा का मान 1 आ गया। बीटा का मान कितना आया? 1। अब दूसरा कथन ले लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, और इसका फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ से c का और a का मान देखते हैं तो k/1 आ जाएगा, k/1। इन दोनों का गुणा करेंगे, अल्फा का मान 2, बीटा का मान हमने अभी अभी निकाला है तो 1, 2 × 1 2 आ जाएगा, k का मान 2। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके अपनी क्वेरी शांत कर सकते हो, या फिर आप बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो, मैं आपको उसका निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा। 11वां प्रश्न है, हमें बहुपद दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये बहुपद है, इस बहुपद से आपको एक चीज ध्यान से समझ में आई होगी कि 6x² - 3 - 7x, तो पहले x² वाला टर्म होता है, उसके बाद x वाली टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, वो लास्ट में दे दी और ये अचर पद को बीच में दे दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है। 6x² ये वाली टर्म आगे आ जाएगी, -7x और -3 है, ये लास्ट में चला गया। अब कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, -7x को आगे लाते हैं तो इसको +7x कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी बच्चों, क्योंकि हम बराबर के दूसरी तरफ थोड़ी जा रहे हैं। बराबर के तो हम कहीं नहीं जा रहे, बराबर तो ये रहा और बराबर के इसी तरफ है, पहले भी यहीं थे अब भी यहीं है, तो हम इन संख्याओं को आगे पीछे कर रहे हैं बस। तो संख्याओं को जब आगे पीछे करते हैं तो जो चिन्ह होता है ना जिस संख्या का, वो चिन्ह बस लगता है साथ में, उस चिन्ह का उल्टा नहीं करना। माइनस में 7x है तो आगे आने पे यहाँ माइनस के 7x होंगे। ये देखो -3 है तो यहाँ -3 होगा पीछे जाने पर भी। अब यहाँ से a b और c के मान निकालेंगे। a का मान 6, b का मान x के गुणा में -7 है और c का मान अचर पद -3 है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा। दोनों के मान क्या होंगे? -b/a तो होता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो मान रखेंगे a b c के, माइनस का b यानी कि माइनस, फिर ब्रैकेट में भी -7/a का मान 6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7/6 इसका आंसर आ गया।
दूसरा सवाल है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। सी का मान -3 है और ए का मान 6 है। तो -3 और 6 आपस में कटेंगे, 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 माइनस का 1 और ए का मान 2 आ जाएगा। ए का मान सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो -1/2 इसका आंसर आ गया। -3 और 6 में 3 का भाग दिया तो 2 आ गया। तो ये आ गया शून्यकों का योग और ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला सवाल है 12वां प्रश्न। दो संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण हैं, उनमें से बड़ा कोण जो है वो 18 डिग्री अधिक है और छोटा कोण है उसका मान हमने और बड़े कोण का मान हमने बताना है। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण। अब आप इस कथन को देखो और ये क्वेश्चन समझो कौन से चैप्टर से है। ये तीसरे चैप्टर से है। दो कोणों की बात हो रही है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो एक कोण को हमने मान लेना है x, दूसरे कोण को मान लेना है y। बड़ा संपूरक कोण को तो x डिग्री मान लिया और छोटे संपूरक कोण को y डिग्री मान लिया। अब प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो लिखा बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18 डिग्री। तो बड़ा कोण x और बराबर में छोटा कोण y और प्लस में 18 डिग्री। इसे हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब एक ही समीकरण इसमें से हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन ये एक वर्ड लिखा हुआ है संपूरक कोण। संपूरक कोण दो होते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री और हमारे पास संपूरक कोण कौन से हैं, x और y, दोनों का योग 180 डिग्री। पहली समीकरण तो हमने यहाँ पर बनाई है x बराबर y प्लस 18 डिग्री। इसी समीकरण से अब हम x का मान यहाँ रखेंगे। x का मान समीकरण 1 से रखने पर x की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 18 डिग्री। तो इस x को रिप्लेस कर दिया y प्लस 18 डिग्री से और प्लस में आगे y तो है ही, y और y 2y। 18 डिग्री माइनस में जाएगा तो 162 डिग्री। 2y का मान 162 डिग्री है तो y का मान आ जाएगा 162/2 यानी 81 डिग्री। 81 डिग्री इसका y आया है। अभी हमारा x ज्ञात करना बाकी है। तो अब हम x ज्ञात करेंगे इस वाले समीकरण से। पहले समीकरण से x बराबर y प्लस 18 है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर y का मान 81 और प्लस में 18 डिग्री। 81 डिग्री और 18 डिग्री हो गए 99 डिग्री। अतः दोनों संपूरक कोण x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री, दोनों का अगर योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 13वां करेंगे। सवाल नंबर 13वें में देखिए आप क्या दिया हुआ है हमें। इसमें भी रेखिक समीकरण युग्म पर आधारित ये सवाल है। रेखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा x प्लस y प्लस 1 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। कोई भी एक विधि लगाओगे, क्योंकि विधि का नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। यहाँ विलोपन विधि से मैंने हल किया है, आप चाहो तो इसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। समीकरण हमें दे रखी है पहली 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरी समीकरण दे रखी है x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। विलोपन विधि में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अचर पदों को बराबर के दूसरी तरफ रखते होते हैं। तो इन समीकरणों में थोड़ा थोड़ा हमने चेंज कर दिया। 3x प्लस 2y तो एज इट इज आ गया और ये प्लस का जो 5 है ये बराबर के इधर वाली साइड था, बाईं तरफ था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। बस इतना थोड़ा सा चेंज किया है। और दूसरी समीकरण में भी प्लस का 1 है, ये बराबर के दूसरी तरफ गया, माइनस का 1 हो गया। ओके, अब इसके बाद अब हमें ये देखना है कि इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण के दोनों समीकरणों के चरों को बराबर करना है। जैसे यहाँ y y है, यहाँ x x है, तो एक जैसे तो नहीं है। y के गुणा में 3 है, x के गुणा में 3 है, x के गुणा में 1 है, y के गुणा में 2 है, y के गुणा में 1 है। एक जैसे नहीं है, हमें इनको एक जैसे करना है। तो y का अगर मान देखा जाए तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो y का मान एक जैसा कर दो। यहाँ इस पूरी समीकरण के साथ 2 का गुणा कर दो। तो समीकरण 2 के साथ 2 का गुणा करना है और समीकरण 1 के साथ हमें कोई गुणा नहीं करना। तो ज़्यादातर हम गुणा 1 दिखा देते हैं सुंदर दिखने के लिए। समीकरण 1 को अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। समीकरण 1 गुणा 1 और समीकरण 2 गुणा 2। तो ये पहली समीकरण में कोई चेंज नहीं करना। अगर 1 से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी समीकरण में चेंज करेंगे। x की जगह पर आएगा 2x 2 का गुणा करने पर, और इधर आएगा y की जगह 2y और बराबर में -1 की जगह आ जाएगा माइनस का 2, दुगुना कर दिया इसका। अब चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह क्यों बदलेंगे, क्योंकि
जो संख्या हमने एक जैसी बनाई है उसके दोनों के समान चिन्ह है, तो अलग अलग करने के लिए हमें इसके अंदर चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो घटाने पर क्या आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कट गया। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, -5 प्लस के 2, तो माइनस का 5 बच जाएगा। तो x बराबर माइनस के 3 बच जाएंगे, सॉरी -5 में से +2 करेंगे तो -3, x का मान आ जाएगा -3। अतः x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है हमारे पास, ये रही, इसमें रखेंगे x की जगह पर -3 और प्लस में y की जगह पर y बराबर में -1, तो y का मान आ जाएगा -1 और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। -1 में +3 करेंगे तो प्लस के 2, अर्थात हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई -3 और y के मान आ गया 2। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आई होप सवाल आपको सारे समझ में आ रहे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अगला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बतानी है कि कितनी आएगी। तो ये भी तीसरे चैप्टर से ही प्रश्न है। माना नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु को y वर्ष मान लेते हैं। दोनों की वर्तमान आयु को x वर्ष और y वर्ष को हमने मान लिया। अब पहली कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन में लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख दो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु एक तरफ, सोनू की आयु एक तरफ, और नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना है, तो सोनू के साथ में 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसे हल करो। नूरी की आयु तो है x - 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो दोनों में से 5 माइनस करने हैं। तो x की जगह पर अब हो जाएगा x - 5, सोनू की आयु में आ जाएगा y - 5। इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि इसके बाहर 3 का मल्टीप्लाई भी करना है हमने। तो ये आएगा x - 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे, 3y - 5 × 15, 3y - 15। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 5 दूसरी तरफ आएगा, ये प्लस का 5 होगा बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरित होने पर। तो ये बन जाएगा 3y - के 15 और प्लस के 5 - के 10। तो ये हमारे पास x का मान हमें मिल गया। अब कहीं आगे जहाँ पर भी x की हमें ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू रखनी होगी, तो हम ये वैल्यू आगे रख के इसको सोल्व करेंगे आगे। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये भी लिखी हुई है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु एक तरफ लिख दो, सोनू की आयु को दूसरी तरफ लिख दो, और नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो गुणा में 2 लगा दो सोनू वाली साइड। फिर आगे है x + 10, नूरी की आयु का मान x + 10 होगा, सोनू की आयु y + 10 है, लेकिन उसके गुणा में 2 भी लगा जाएगा। फिर ये बन जाएगा x + 10 बराबर 2 का ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये आएगा 2 × y, 2y और प्लस में 10 का 2 से गुणा 20, तो x + 10 बराबर 2y + 20। फिर उसके बाद y वाले मान एक तरफ, x का मान x और 2y माइनस में आ जाएगा, और इधर से ये बच जाएगा 20 माइनस ये वाला 10 इधर आएगा तो -10, तो x - 2y बराबर -10। अभी हमारी पहली समीकरण तो ये थी x बराबर 3y - 10, अब x - 2y बराबर 10। तो इस सवाल के अंदर अब हम x - 2y बराबर 10 में से x की जगह पर ये वाला मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर x - 2y बराबर 10 ये समीकरण है। x की जगह पर लिख देंगे 3y - 10 और माइनस का ये 2y है ही बराबर में 10, तो 3y ये माइनस का 2y और माइनस के 10 दूसरी तरफ आके प्लस के 10 हो जाएंगे। 10 + 10 20, तो y का मान 3y में से 2y घटाएंगे तो y का मान 20 आ जाएगा। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास कौन सी थी जो हमें इसके अंदर मान रखवाएगी और वहाँ से x का मान निकालेगी। तो समीकरण 1 देख लेते हैं दोबारा से। समीकरण 1 में हमने x बराबर लिखा हुआ था शायद 3y - 10, उस समीकरण का उपयोग करना है। x बराबर 3y - 10, इस समीकरण में हमें y की जगह पर y की वैल्यू रख देनी है। तो समीकरण 1 में हमने y का जो मान निकाला है वो पुट करेंगे, x बराबर 3 गुणा y की जगह 20 और माइनस में 10, तो ये बन जाएगा x बराबर 3 और 20 का गुणा 60 - 10, 60 - 10 50। अतः नूरी की आयु x थी जिसको हमने माना था x, तो वो आ गया 50 वर्ष।
सोनू की आयु को हमने वाई माना था, वाई का मान आ गया 20 वर्ष। ठीक है, ये सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15वां लघुत्रात्मक प्रश्न का ये 12वां प्रश्न है। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। ये 12वां और अंतिम प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न में। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। तो आप देखिए, कोई भी भिन्न संख्या है उसके अंदर 2 चीजें होती है। माना भिन्न संख्या का अंश x और भिन्न संख्या का हर y। भिन्न संख्या में अंश भी होता है और हर भी होता है। तो भिन्न संख्या क्या बन जाएगी? अंश बटा हर। अंश बटा हर, अंश ऊपर हर नीचे। अब अंश बटा हर यानी x बटा y इसका आंसर आएगा। हमें x और y के मान प्राप्त करके इसमें रखने हैं। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में लिखा हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ दिए जाए और हर में भी 2 जोड़ दिए जाए, तो ये बन जाएगा x+2 बटा y+2। तो भिन्न संख्या बन जाएगी 9/11। 9/11 तिरछा गुणा करेंगे, 11 का गुणा x+2 से और 9 का गुणा y+2 से। तो 11 का अंदर गुणा किया, 11 × x 11x प्लस 11 का गुणा 2 से करेंगे 22 और बराबर में 9 का गुणा करेंगे 2 से 9y और प्लस में 9 दूनी 18। ठीक है, अब इसके बाद ये 22 तो चला जाएगा दाईं तरफ और यहाँ से 9y इधर आ जाएगा। तो 11x - 9y बराबर 18 - 22। 11x - 9y इसका घटाव करेंगे तो -4। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। 11x - 9y बराबर -4। फिर हम अंश व हर में 3 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न संख्या 5/6 हो जाएगी। ये भी लिखा हुआ है, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमने 5/6 लिखा। फिर x में भी 3 जोड़ दिए और बटा में y लगाकर उसके बटा में भी 3 जोड़ दिए। तिरछा गुणा करेंगे, 6 का गुणा x+3 से और 5 का गुणा y+3 के साथ करेंगे। तिरछा गुणा करके हम इस सवाल को थोड़ा और आसान कर लेंगे, फिर आगे बिल्कुल ही ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद आगे है हमारे पास 6 का गुणा x+3 से करेंगे और y+3 का गुणा 5 से करेंगे। तो ये आ जाएगा 6x + 6 = 18 और 5y + 5 = 15। तो 6x y वाले मान एक तरफ, 6x - 5y बराबर 15 - 18। 6x - 5y बराबर आ जाएगा -3। 6x में से 5, 6x और 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 हमने पहले निकाली हुई है, समीकरण 2 ये आ गई। दोनों में आप देखो ना तो x के मान बराबर है ना y के बराबर है, तो एक जैसे गुणांक नहीं है। तो हमें इनको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जो विधि अच्छी लगे उस विधि से हमें इसे सोल्व करना है हमें। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के आप गुणांक देखोगे कि क्या लिखे हुए हैं, तो हम 6 से गुणा करेंगे समीकरण 1 को, तो ये बन जाएगा 11 थी, 11x था तो 11 छिके 66x और माइनस में यहाँ पर 9y था तो 9 छिके 54y हो गया और बराबर में यहाँ पे -4 था तो -24 हो गया। और आगे इसके बाद समीकरण 2 ये है ही आपके सामने, इसमें 11 का गुणा करना है, 11 छिके 66 और 11 पंजे 55 प्लस के 55y और बराबर में 11 तिये 33 माइनस के 33। इसको भी अगर अपने देखें ये माइनस का ही थे, लेकिन ये चिन्ह बदलने के कारण प्लस माइनस इनमें चेंज हो गए। घटाने पर y का मान क्या आ जाएगा, इसका घटाव करेंगे तो 1y बचेगा प्लस का और इधर से प्लस के 9 बच जाएंगे तो y का मान 9 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 हमारे पास ये सामने दिख रही है, 6x - 5y बराबर -3। तो 6x - 5 y की जगह पर -9, y की जगह 9 बराबर -3। 6x माइनस आ जाएगा 9 × 5 = 45 बराबर -3। 6x का मान आएगा -3, माइनस के 45 दूसरी तरफ आके प्लस के 45, तो 6x बराबर 42। इनका घटाव करेंगे तो 45 में से 3 घटाएंगे तो फिर x का मान आ जाएगा 42/6 यानी x का मान 7। अतः अभीष्ट भिन्न संख्या आ जाएगी x/y बराबर 7/9। तो ये था बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इन 5 अध्यायों में से एबेस अध्याय के बाद, ये पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट जिसमें हमने 2-2 अंकों वाले लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्नों का अभ्यास किया। आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से इनका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। आपको अगर इनका पेपर चाहिए PDF फाइल में, तो मैं इसका पेपर का लिंक भी आपको, PDF फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप वो लिंक की अंदर जाकर वो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसी वीडियो में हम इसे हल करेंगे तो। इसका एक अलग वीडियो और बना लेते हैं जिसमें हम इसके बाकी बचे हुए जो 3-3 नंबर वाले सवाल और 4-4 नंबर वाले सवाल हैं उनको भी हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। तीनों वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 चैप्टर के 22 नंबरों के सवाल को अगर आपने अच्छे ढंग से अभ्यास करना है तो ये तीनों वीडियो आप बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।